प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड जो है उसका दूसरा प्रश्न पत्र है आपका नीति शास्त्र, उसके लेक्चर आरंभ कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र विषय में जो आपका नीति शास्त्र प्रश्न पत्र है उसके साथ में लिखा हुआ है भारतीय और पाश्चात्य। तो हम जो पहला यूनिट है भारतीय नीति शास्त्र, उसका आज परिचयात्मक जो है लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने जो पिछला आपका बीए पार्ट फर्स्ट का स्तर था उसमें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन ये दो प्रश्न पत्र पढ़े थे। विद्यार्थियों, आप सभी फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट हैं और दर्शन शास्त्र की चार मुख्य शाखाएं हैं। तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम रियलिटी या सत्य की मूल कोटियों का अध्ययन करते हैं। जगत, आत्मा, ईश्वर, इन विषयों के विचार हम पढ़ते हैं। और दूसरा ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप, प्रकार और सीमा का अध्ययन करते हैं। बच्चों, पिछले सत्र में आपने जो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के प्रश्न पत्र पढ़े थे उसमें जो सिद्धांत थे वो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा से संबंधित थे। इस बार बीए पार्ट सेकंड में आपके जो दो पेपर हैं वो दर्शन शास्त्र की जो अन्य दो मुख्य शाखाएं हैं, पहली तर्कशास्त्र जो यहाँ तीसरे नंबर पर दे रखी है, इसमें हम विचार के नियमों का अध्ययन करते हैं। और चौथी शाखा जो है वो नीति शास्त्र है, जो आप इस बार सेकंड पेपर के रूप में पढ़ेंगे। इसमें नीति शास्त्र के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये मानवीय आचरण के मानकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम आज इस नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र क्या है, आप सभी बच्चे जानते हैं। इसको मॉरल फिलॉसफी के रूप में भी कहा जाता है, पर अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है एथिक्स। ठीक है, तो नीति शास्त्र जो है वो मनुष्य के आचरण का विज्ञान माना जाता है। अब आचरण क्या होता है? आचरण अंग्रेजी में जिसे कंडक्ट कहते हैं। जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो हम जिस प्रकार से अपने कर्मों को संपादित करते हैं, यानी जो ऐच्छिक कर्म, जिन कर्मों पर को करने के संबंध में हम स्वतंत्र हैं, हमारे नियंत्रण में जो कर्मों का चुनाव है उन्हें हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। तो ऐसे ऐच्छिक कर्मों का संपादन या परफॉर्मेंस हम समाज में जिस रूप में करते हैं उससे हमारा चरित्र और आचरण बनता है। हम किस प्रकार का चरित्र और आचरण बनाएं, क्या करना शुभ है, क्या करना अशुभ है, क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के संबंध में जो सिद्धांत या मानक होते हैं उसका अध्ययन नीति शास्त्र में किया जाता है। इसीलिए हम एथिक्स के लिए कहते हैं कि इसमें आचरण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आचरण संबंधी सिद्धांत पर किसी भी देश की परिस्थिति का, उस देश में जिस प्रकार के नागरिकों के समक्ष चुनौतियां आती हैं, जो समय होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर आप ये देखते हैं कि विश्व में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है। सांस्कृतिक मूल्यों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो जिस चीज़ को आप नैतिक दृष्टि से उचित मानते हैं, संभव है कि दूसरे की राय उससे अलग हो, जुदा हो। तो सांस्कृतिक मूल्यों की भिन्नता के कारण आचार शास्त्र या एथिक्स के स्वरूप में भी भिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा नीति शास्त्र जो है वो पश्चिम के नीति शास्त्र से बिल्कुल अलग है। मानवीय आचरण की समस्या एक जैसी होती है। प्रत्येक समाज में ये प्रश्न उठता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर उस प्रश्न को जिस दृष्टि से देखा जाता है, उस प्रश्न का समाधान जिस मार्ग से तलाशा जाता है, उसमें सांस्कृतिक भिन्नता होती है। इसी आधार पर इंडियन एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स या भारतीय नीति शास्त्र और पाश्चात्य नीति शास्त्र का भेद किया जाता है। तो आपका ये जो प्रश्न पत्र है नीति शास्त्र, इसके पहले यूनिट में हमको इंडियन एथिक्स या भारतीय नीति शास्त्र का अध्ययन करना है और दूसरे यूनिट में हमें पाश्चात्य नीति शास्त्र का अध्ययन करना है। विद्यार्थियों, जब हम भारतीय नीति शास्त्र की बात करते हैं तो भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर आज तक जो भी हमारे देश में परंपरा में प्रचलित नैतिक नीति संबंधी सिद्धांत हैं, चिंतन है, उसको हम शामिल करते हैं। नीति शास्त्र दो शब्दों से बना है, नीति प्लस शास्त्र। जब हम अपनी परंपरा में शास्त्र शब्द का अर्थ लेते हैं तो ये विज्ञान से व्यापक होता है। बहुत जगह विज्ञान और शास्त्र को समानार्थक ले लिया जाता है, पर विज्ञान जो है सत्य को जानने की एक निष्पक्ष निरीक्षण की प्रणाली है, अनुभव आधारित है।
शास्त्र जो है यदि हम देखें तो इससे कहीं अधिक गहरा अर्थ रखता है। यहाँ सिर्फ विशिष्ट ज्ञान की प्रणाली ही शास्त्र नहीं है। भारत में ऐसे ज्ञान को शास्त्र कहा जाता है जो साधारण ज्ञान से गहरा हो, निश्चित हो और सर्वव्यापी हो। भारतीय जो संस्कृति है उसे आध्यात्मिक संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गहन अनुभव की बात है वो भी हमारे शास्त्र संबंधी ग्रंथों में शामिल होता है। तो आप जितने भी नीति संबंधी ग्रंथ देखेंगे आप उसमें लोक व्यवहार तो है, साथ साथ वो जो सिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है, आप तो पुरुष हैं, उनके भी अनुभव उसमें शामिल होते हैं। तो शास्त्र हमारे यहाँ एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण ज्ञान से गहरा, निश्चित और सर्वव्यापी होता है। अब नीति का अर्थ क्या है? नीति का अर्थ होता है ले जाना या निर्देशन। तो इस अर्थ में हम नीति से तात्पर्य उन नियमों से रखते हैं जिन पर चलने से मनुष्य का ऐहिक, ऐहिक यानी संसार में जो हम रहते हैं, लौकिक, इस संसार में जो हमारा कल्याण है, और दूसरा पारलौकिक यानी संसार के उपरांत जो हमारा जीवन मरणोपरांत होगा उसका कल्याण है। तो ऐसे नियम जो हमें इस संसार में और इस संसार के बाद भी कल्याण दिलाते हैं वो इस नीति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे नियमों का पालन करने से हमारा भी कल्याण होता है और समाज का भी कल्याण होता है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है वो समाज में स्थिरता और संतुलन को कायम करता है। ये नीति शास्त्र का एक महत्व भी है। भारतीय नीति शास्त्र की उत्पत्ति बहुत प्राचीन मानी गई है। बहुत से पाश्चात्य विचारक ऐसा भी मानते हैं कि नीति शास्त्र जो है वो भारत में नहीं है, वहाँ धर्म है, अध्यात्म है, और यूनानी परंपरा को ही वो नीति शास्त्र का उद्गम मानते हैं। परंतु ऐसे भी विचारक हुए हैं जिन्होंने भारतीय नीति शास्त्र की प्राचीनता को स्वीकार किया है। अमेरिकी विद्वान है हॉपकिंस, उनका मानना है कि भारतीय नीति शास्त्र जो है सबसे प्राचीनतम नीति शास्त्र है। भारतीय नीति शास्त्र का जब इतिहास लिखा जाता है, आप में से जो विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं वो समझेंगे कि जो कालक्रम लिखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है, वो हमारे इतिहास में ये बोध बाद में आया है ना। तो हमारे प्रारंभिक ग्रंथों में इस तरह का तिथि विवरण और ये नहीं मिलता। उसका कारण है कि आरंभिक रूप में हमारी शिक्षा और जो नीति संबंधी शिक्षा है उसका विवेचन मौखिक रहा है। तो वो एक से दूसरी पीढ़ी को मौखिक ही हस्तांतरित हुआ है, इसलिए इतिहास लिखना बड़ा कठिन रहा है। दूसरा, भारतीय नीति शास्त्र के स्वरूप में भी आप ये पढ़ेंगे कि एक उसका एक विशिष्ट पक्ष भी आप कह सकते हैं और अलग पक्ष भी पश्चिम से कह सकते हैं कि पश्चिम में जहाँ नीति शास्त्र को एक स्वतंत्र अध्ययन की शाखा के रूप में देखा गया है, भारत में नीति शास्त्र का जो अध्ययन है वो दार्शनिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो नैतिक समस्याएं, दार्शनिक समस्याएं और धार्मिक समस्याएं तीनों जो है एक समाविष्ट रूप में देखने को मिलती है। तो दो कारणों से भारतीय नीति शास्त्र के इतिहास को हम बिल्कुल यथातथ्य या हम कहें कि तिथि के आधार पर लिख सके, तो ये एक कमी हमारे नीति शास्त्र के इतिहास संबंधी लेखन में मिलती है। भारतीय नीति शास्त्र का स्रोत क्या है? यदि हम ये देखें तो हमारे जो आदि साहित्य है वो वेद है, तो वैदिक साहित्य ही हमारे नीति शास्त्र का स्रोत है। पिछले स्तर पर आपने पढ़ा कि भारतीय दर्शन में हम आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का विभाजन करते हैं। हम कहते हैं कि नास्तिक दर्शन जो है वो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, पर ऐसा तत्व मीमांसा की दृष्टि से है। यदि हम तत्व विद्या की दृष्टि से देखें तो वहाँ मतभेद है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का, परंतु यदि आचरण संबंधी पथ को देखें तो भारतीय परंपरा में मतभेद नहीं है। आचरण संबंधी परंपरा में आत्मा की अमरता है, कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, मोक्ष की धारणा है, चारवाक के अतिरिक्त सभी को स्वीकार्य है। तो बौद्ध और जैन जैसे अपने जो नास्तिक परंपराएं हैं वो भी इसी परंपरा को, आचार शास्त्र की परंपरा को स्वीकार करती है, जो अन्य षड दर्शनों में या सूत्र साहित्य में हमें मिलती है। अब भारतीय नीति शास्त्र के ग्रंथ किस प्रकार के प्रश्न को रखते हैं? यदि हम ये देखें तो ऐसे हमारे सभी ग्रंथ जो ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। देखिए, नीति शास्त्र का एक उद्देश्य यह बताना भी है कि शुभ आचरण अशुभ आचरण से भिन्न किस प्रकार है, और दूसरा यह भी बताना है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, फिर उस परम लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्ग क्या है, इन सब का विवेचन हमारे नीति संबंधी ग्रंथों में किया गया है। व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है? जब हम समाज में रहते हैं तो ये एक वांछित है कि समाज में जो है सुख शांति हो, समाज अच्छा हो, एक दूसरे की भलाई के लिए हो, कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर हो। तो ऐसा समाज बनाने के लिए किन इच्छाओं का त्याग करना चाहिए?
किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह का जो मार्गदर्शन है वो भी हमारे नीति संबंधी ग्रंथों में दिखाई देता है। भारतीय नीति शास्त्र के विकास को 4 क्रमिक अवस्थाओं में रखा जा सकता है। पहला है प्राचीन भारतीय चिंतन। प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत वेद हैं, उपनिषद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, धर्मसूत्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं। आप सभी जानते हैं हमारे 2 बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है। और इन रामायण और महाभारत के ग्रंथों के अतिरिक्त हमारे यहाँ स्वतंत्र नीति ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे चाणक्य नीति है, ठीक है। इसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय का जो नाम है महाराज भर्तृहरि जी के नाम पे, उनका भी नीति शतक है, शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति है। तो ये सभी ग्रंथ जो है ये प्राचीन भारतीय चिंतन में आते हैं। इसमें हम भारतीय नीति शास्त्र की जो विषय सामग्री है उसको देख सकते हैं। दूसरी अवस्था भारतीय नीति शास्त्र के रही हमारी मध्यकालीन संतों की। आप सभी जानते हैं मध्यकालीन संतों में 2 परंपराएं रही, सगुण परंपरा मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जी की, निर्गुण परंपरा कबीरदास जी की, गुरु नानक देव जी की, दादू दयाल जी की। तो इस तरह के हमारे बहुत संतों की एक समृद्ध परंपरा है, वहाँ पर भी हमको अपनी नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। उसके बाद 19वीं शताब्दी में आप जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से भारतीय समाज में समाज सुधारक आए, ऋषि दयानंद आए, स्वामी विवेकानंद आए, राजा राममोहन राय आए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो ये सब भी जो है रामकृष्ण परमहंस जी का अपन देखते हैं कि उनका भी साहित्य है। तो ये 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक रहे। जब वैज्ञानिक चेतना भारत में आई और भारत यूरोप के संपर्क में आया तो हमारे नीति शास्त्र का और उत्तरोत्तर विकास हुआ और आधुनिक चिंतन जो है वो नीति शास्त्र के संबंध में हम पाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माताओं में आप देखते हैं महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे चिंतक आप यहाँ पर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी हैं जिनकी विचारधारा समाजवाद की रही, ठीक है। और श्री अरविंदो हैं जो वैदिक परंपरा से ही नीति के सूत्र जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय नीति शास्त्र का विकास इन 4 क्रमिक अवस्थाओं में रहा। पर ये जो अवस्थाएं हैं इसमें भी हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा अपने मूल रूप से जो वेदों की नैतिक शिक्षाएं हैं उससे कभी प्रतिकूल नहीं हुई। और जो नास्तिक परंपराएं हैं जैन और बौद्ध, वो परंपराएं भी षड्दर्शन की परंपराओं से आचार शास्त्र की दृष्टि से बहुत अलग नहीं रही। तो भारत की जो नीति शास्त्र है उसका अपना एक विशिष्ट स्वरूप है। आगे के अध्याय में हम आपके सिलेबस में जैसे दे रखा है कि नीति शास्त्र के कंसर्न्स क्या हैं, उसकी पूर्व मान्यताएं क्या हैं, प्रीसपोजिशंस क्या हैं। तो नीति शास्त्र की, भारतीय नीति शास्त्र की सामान्य प्रवृत्तियां, उसके सरोकार और उसकी पूर्व मान्यताएं। पूर्व मान्यताएं 2 प्रकार की हैं, दार्शनिक और धार्मिक। इन सब की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।